आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको क्लास 10 का एक टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, वो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इस टॉपिक में अगर किसी ने हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा तो इसका नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात। कोणमितीय अनुपात, ठीक है। इस टॉपिक में हमने क्या किया था कि हमने किसी भी कोई भी ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल था, उसमें क्या किए थे कि उसके दो साइड का हम लोग रेशियो लिए थे। जैसे हो सकता है कि परपेंडिकुलर और बेस का हमने रेशियो लिया था, हो सकता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी लंब और कर्ण का हमने क्या किया था, रेशियो लिया था, या फिर आधार और कर्ण का रेशियो लिया था, या फिर इसका रेसिप्रोकल यानी इन्वर्स लिए थे, ठीक है। कुल मिला के हमने क्या किया था, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखा था, ठीक है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखा था, लेकिन हमने वहाँ क्या सीखा था कि जो भी हम लोग एंगल ले रहे थे, ठीक है, 0 से लेकर कितना डिग्री तक ले रहे थे, 90 डिग्री तक ही ले रहे थे। 90 से हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े थे और 0 से कम के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। जैसे साइन 0 हमने पढ़ा था, साइन 30 पढ़ा था, साइन 45 पढ़ा था, साइन 60 पढ़ा था, फिर साइन 90 पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए हमने जो भी वैल्यू पढ़ा था वो 0 से लेकर कहाँ तक पढ़ा था, 90 डिग्री तक पढ़ा था। लेकिन इसी को अगर हम किसी भी एंगल के बारे में के लिए हम लोग ये रेशियो अगर निकालना चाहेंगे, ठीक है, ये जो एंगल हम लोग ले रहे थे 0 से लेकर 90 तक, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी एंगल ले लीजिए, उस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर निकालते हैं तब इसका नाम क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, लेकिन इसमें एंगल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं उसको पहले समझते हैं। देखिए हमने यहाँ निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको यहाँ पर बना लिया है। इसका हम लोग नाम लिख देते हैं, ये वाला एक्स एक्स नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 और 10 दोनों क्लास में था, और ये वाई वाई डैश, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि दोनों एक्सिस आपस में जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। उस मूल बिंदु को केंद्र मानकर हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट रेडियस का क्या बनाते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि ये ओरिजिन है इसलिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, और ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर कटता है उसका नाम दे देते हैं ए। अब मान के चलिए जो ये ओ ए किरण है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, एक दूरी के बाद इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचा। अब ये दूरी जो है उसको मान लेते हैं वो क्या है, दूरी जो है वो थीटा है। दूरी कितना है, थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर रेडियस 1 यूनिट का हो तो जितना ये आर्क लेंथ का लंबाई होगा उस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पे उतना रेडियन का ही कोण बनाया जाएगा। यानी अगर ये दोनों बिंदु का आपस में हम लोग मिलाते हैं, यानी ये दोनों बिंदु को हमने यहाँ पर देखिए मिला दिया, तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का कोण बनेगा ना, ये जो लंबाई है, अगर ये लंबाई, ये बिंदु का नाम देते हैं पी, अगर ए से पी तक का लंबाई थीटा है तो इस सेंटर में भी कितना डिग्री का, कितना रेडियन का कोण बनेगा, थीटा रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो अगर वो सारा वीडियो कंप्लीट नहीं किया है तो पहले उस सब को कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि रेडियन यहाँ पर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, या फिर जितना आर्क ऑफ लेंथ है उतना ही एंगल क्यों बनता है, वो सारा हमने इससे पीछे वाला वीडियो में क्लियर करवाया है, ठीक है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है कृपया कर
करके पहले वो सब वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक। अब देखिए क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यानी इस पी पॉइंट का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। उस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स कोमा वाई, ठीक है। यानी पी पॉइंट का जो एक्स एक्सिस के साथ जहाँ पर मिलेगा वो क्या है, बिंदु एक्स है, और वाई एक्सिस के साथ जहाँ पर मिलेगा वो बिंदु क्या है, वाई है। अब क्या करते हैं, पी से ओ ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, पी से क्या कर दिया ना, ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर जिस बिंदु पर आके परपेंडिकुलर हो रहा है उस बिंदु का नाम दे देते हैं एम, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री की, यानी यहाँ पर आके परपेंडिकुलर बन रहा है। अब देखिए अगर हम लोग ट्राइंगल ओ पी और एम का बात करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ओ पी और एम, ठीक है, इस ट्राइंगल में बात करते हैं। तो देखिए पहले ये ओ एम कितना होगा, ये बिंदु जो है ये एक्स एक्सिस पे आके मिल रहा है, इसलिए ये बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स, क्लियर है। और P से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर लिख रहे हैं P से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y, ठीक है। यहाँ पर भी y लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए और ये जो हमने सर्कल बनाया था वो कितना रेडियस का बनाया था, 1 यूनिट रेडियस का बनाया था। कितना रेडियस का, 1 यूनिट का, ठीक है। यानी ये रेडियस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का, यहाँ पर OP इक्वल टू 1। यहाँ पर लिख लेते हैं OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, OM बराबर कितना हो जाएगा, x, और MP बराबर कितना हो जाएगा, MP बराबर कितना हो जाएगा ना, y, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर हमने साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहा तो कैसे निकलेगा, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, अपन क्या हो जाता है, हाइट, ठीक। तो साइन थीटा यहाँ पर P कौन सा वैल्यू हो जाएगा, थीटा के लिए P हो जाएगा y, और h का वैल्यू कितना है, 1, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, तो यहाँ पर b/h लिख लेते हैं। इस फिगर के लिए, इस ट्राइंगल के लिए b का वैल्यू कौन सा है, OM, ठीक है। OM का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x, और h का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनियस यानी OP, यानी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, x। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग टेन थीटा निकालना चाहेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन थीटा अपन क्या हो जाता है, cos थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने निकाल लिया है y, और cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, x। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया ना, y/x, ठीक है। ये 3 निकल गया। अब बाकी जो 3 है वो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो निकल जाएगा। जैसे कोसेक थीटा का अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं 1 क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 की जगह 1, और साइन थीटा का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना है, y, ये y लिख देंगे तो कोसेक थीटा निकल गया। उसी तरह से सेक थीटा अगर निकालना चाहेंगे, सेक थीटा हम लोग जानते हैं 1 क्या होता है, cos थीटा, ठीक। अब 1/cos थीटा होता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सेक थीटा की जगह सेक थीटा, 1 की जगह 1, और cos थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, x, निकल गया सेक थीटा का वैल्यू, और बचा रहा कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, x, और साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर देखिए हम लोग निकाले हैं y, यानी कॉट थीटा का वैल्यू आ गया x/y। देखिए ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक चीज़ मिला कि जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो y के साथ बराबर होगा, जो cos थीटा का वैल्यू होगा वो किसके साथ बराबर होगा, x के साथ बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट कैसा पढ़े हैं ना, x, y के रूप में पढ़े हैं। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है, y का होता है। यहाँ पर बराबर क्या है देखिए, तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं, cos थीटा, और y का वैल्यू यहाँ कोमा देंगे क्योंकि x के बाद कोमा है, और यहाँ पर कोमा के बाद क्या है, y का वैल्यू लिखना है। y का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, ठीक है। यानी अगर रेडियन मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे
तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो किसके साथ बराबर होगा, cos थीटा के साथ बराबर होगा, और y का जो वैल्यू होगा वो किसके साथ बराबर होगा, sin थीटा का साथ बराबर होगा। जैसे मान के चलिए आपका एक वैल्यू दिया गया है 1/2 और आपका दे दिया है, और अगर वैल्यू दे दिया गया है y का √3/2, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर उसके लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और कॉस थीटा का साइन थीटा का वैल्यू थोड़ा उल्टा लिख दिया। देखिए यहाँ पर पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है, कॉस थीटा का, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन थीटा का, यानी y वाला वैल्यू जो है वो साइन थीटा का। यहाँ y का वैल्यू कितना है √3/2। यहाँ से इस तरह से आप डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है, कि जब भी x और y का बात होगा तो वो किसके साथ बराबर होगा, कॉस थीटा, और किसके साथ बराबर होगा, साइन थीटा के साथ बराबर होगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये आपके आगे जहाँ तक आप लोग मैथ पढ़िएगा ट्रिकोनोमेट्री में ये काम आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस फिगर का बात करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो सर्कल है ये 1 यूनिट का है, यानी ओरिजिन से लेकर इस बाउंड्री के जहाँ भी बिंदु लेंगे वहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, यानी ओ से लेकर ओ तक का डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस हम लोग जानते हैं x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0, यानी a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,0। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस बिंदु का बात करते हैं, इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी o से लेकर इस बिंदु तक का दूरी भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू किसका है, y एक्सिस का है, क्योंकि x इस y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए 0 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, पहले x का वैल्यू लिखेंगे। देखिए o से लेकर इस बिंदु तक का दूरी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इसलिए क्या हो जाएगा -1, और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इस जगह पे क्या हो जाएगा 0, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ये 4 कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर सीख लिया। हम क्या करते हैं, इस जगह को थोड़ा सा हम देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं इस पूरा यहाँ से शुरू करके ओ से शुरू करके अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर लगाते हैं तो कुल मिला के फिर से हम वापस ए पर आते हैं तो कुल मिला के कितना रेडियन का कोण बनता है, 2π रेडियन का। और आप लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है, और 360 डिग्री किसके साथ बराबर होता है ना, 2π रेडियन के साथ बराबर होता है। ठीक है, ऐसे जनरली आप लोग जानते हैं कि सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, यानी वृत्त का परिधि कितना हो जाता है 2πr। अब देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, और ये कितना रेडियस का है 1 रेडियस का है, यानी 2π। यानी अगर इस वृत्त के चारों ओर हम अगर एक चक्कर पूरा करेंगे तो हम कितना डिग्री का कोण पूरा करेंगे ना, 2π रेडियन का कोण पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यही 2π क्या हो गया है, 4 भागों में बढ़ गया है ना। ये हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना चतुर्थांश में बटा होता है, 4 क्वाड्रेंट में बटा होता है, यानी 4 बराबर हिस्से में बटा हुआ होता है। कुल मिला के कितना रेडियन का कोण बन रहा है 2π, तो 2π रेडियन का कोण बन रहा है और वो 4 हिस्से में बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी ये कट जाएगा, यानी एक हिस्सा जो है वो π/2 का होगा। ठीक है, यानी अगर एक हिस्सा तक ही जाएंगे, ए से शुरू करके हम कहाँ तक जाते हैं, इस बिंदु तक जाते हैं, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा ना, π/2 का कोण बनेगा। तो यहाँ नाम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं बी, यहाँ पर नाम दे देते हैं सी, यहाँ से नाम देते हैं डी। यानी ए से शुरू करके बी तक जाते हैं, यानी कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB। कितना डिग्री का कोण बन रहा है ना, π/2 का। क्लियर है। फिर अगर हम लोग बी से लेकर सी तक जाएंगे तो फिर हमको क्या हो जाएगा, और π/2
एंगल बढ़ जाएगा, यानी ओ से शुरू होते हुए सी तक जाते हैं, ठीक है। तो ओ से लेकर बी तक π/2 और बी से लेकर सी तक π/2, यानी कुल मिला के ए से लेकर अगर हम सी तक जाएंगे तो कुल मिला के कितना डिग्री का कोण बनेगा ना, पाई रेडियन का कोण बनेगा, यानी एंगल AOC बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए से होते हुए, ए से शुरू करते हुए बी, फिर सी के बाद डी जाते हैं, यानी एंगल AOD, फिर आपका π/2 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 3π/2, ठीक है। और फिर ए से शुरू करते हुए बी से होते हुए, सी से होते हुए, डी से होते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, ए से पहुँचते हैं, यानी एक कंप्लीट चक्कर हम लोग लगा लेते हैं तो क्या बन जाता है, एंगल AOA, ठीक है। कंप्लीट आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2π का एंगल बन जाएगा। अब देखिए, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, ए का हम लोग बात करते हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट का बात करते हैं, ए का। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 0, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ए का कोऑर्डिनेट 1, 0 है तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना है 1 और वाई का वैल्यू कितना है ना 0, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, हम इससे पहले आपको अभी समझाए कि x का जो वैल्यू होगा वो किसके साथ बराबर होगा ना, cos थीटा के साथ बराबर होगा। cos थीटा इक्वल कितना हो गया 1, किस बिंदु के लिए, ए बिंदु के लिए। और यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया, y के साथ बराबर होता है, इसलिए sin थीटा का वैल्यू 0। अब देखिए बिंदु ए के लिए थीटा का वैल्यू क्या है, इसको साइड में लिखते हैं। थीटा का वैल्यू, यानी ए से शुरू करते हुए ए पर ही रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी थीटा का वैल्यू कितना है, 0 रेडियन, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, आप पढ़ चुके हैं। और sin 0 का वैल्यू यहाँ से हमको कितना मिल गया, 0। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से हम लोग आराम से कह सकते हैं कि sin 0 cos 0 का वैल्यू कितना कितना होता है। अब देखिए पॉइंट बी का बात करते हैं। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 1। तो इस बिंदु के लिए x का वैल्यू कितना हो गया 0, y का वैल्यू कितना हो गया ना 1, और इस बिंदु के लिए थीटा, यानी ए से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, बी तक, यानी एंगल AOB। देखिए AOB हमने यहाँ लिख के रखा है, कितना है, π/2, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर किसके साथ बराबर होता है, x के साथ। cos के जगह cos, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है π/2 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 0, यानी देखिए यहाँ से हमको मिल गया कि cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा किसके साथ बराबर होता है, y के साथ बराबर होता है। साइन की जगह साइन और थीटा का वैल्यू इसके लिए क्या है, π/2 और y का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल गया कि cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, जबकि साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग पॉइंट सी का बात करते हैं। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है -1, 0, ठीक है। तो फॉर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है -1, 0। इसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। क्लियरली पहला वाला x का वैल्यू होता है और दूसरा वाला वैल्यू किसका वैल्यू होता है, y का, यानी y का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम a से लेकर c तक जाते हैं, यानी एंगल AOC यहाँ पर देखिए लिखे हैं, AOC मतलब कितना डिग्री का कोण बन रहा है, पाई रेडियन, सॉरी पाई डिग्री नहीं, पाई रेडियन। यानी यहाँ पर एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा जो है वो किसके साथ बराबर होता है, x के साथ बराबर होता है। तो cos की जगह cos, और यहाँ थीटा का देखिए वैल्यू कितना है ना, पाई, ठीक। और x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -1, यानी cos पाई का वैल्यू कितना मिल गया हमको, -1। साथ ही साथ हम लोग पढ़ चुके अभी कि साइन थीटा जो है वो किसके साथ बराबर होता है, y के साथ बराबर होता है। साइन की जगह साइन, थीटा का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं पाई, और यहाँ y का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिला कि cos पाई का वैल्यू -1 होता है और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग डी पॉइंट का बात करते हैं तो देखिए यहाँ डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो 0, -1 है, 0, -1 है, ठीक है। तो 0, -1 है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0, y का वैल्यू कितना है, -1, और a से होते हुए हम अगर d तक पहुँचते हैं तो मेरा एंगल बन जाता है एंगल AOD, ठीक है। a से होते हुए
यहाँ से शुरू करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, डी तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो मेरा कौन सा एंगल बन जाता है, एंगल ए ओ डी। और एंगल ए ओ डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं 3π/2। ठीक, तो एंगल ए ओ डी यानी 3π/2, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3π/2 रेडियन। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो है वो किसके साथ बराबर होता है, एक्स के साथ बराबर होता है। तो कॉस की जगह कॉस इस पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना है, 3π/2 रेडियन। और एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 0, यानी कॉस 3π/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। साथ ही साथ यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई के साथ बराबर होता है। साइन की जगह साइन थीटा का वैल्यू कितना है ना, 3π/2, और वाई का वैल्यू कितना है, -1। क्लियर है, तो ये आपका डी पॉइंट निकल गया। तो डी पॉइंट निकाल लिए। फिर से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर चाहेंगे ए ओ ए यानी एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद फिर से हम ए पॉइंट पे आते हैं, तो कुल मिला के 2π का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। और 2π के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट ए के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर 2π के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो फिर से हम वापस ए से शुरू करते हुए ए पर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ए पर ही आ जाते हैं, तो सिर्फ अंतर क्या रह जाएगा कि वैल्यू तो वही रहेगा, सिर्फ थीटा में चेंजिंग होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि ए ओ ए, ठीक है, तो देखिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू 0 नहीं हो गया, कितना हो जाएगा, एक चक्कर लगाने पर कितना हो जाएगा, 2π। कितना हो जाएगा ना, 2π। तो यानी इस जहाँ जहाँ 0 है एंगल, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2π। यानी cos 2π का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। और sin 2π का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें बढ़िया से, देखिए अगर ए बिंदु का बात करें तो इस बिंदु पे क्या आ रहा है, वैल्यू एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, जबकि वाई का वैल्यू 0 हो रहा है। और साथ ही साथ सी बिंदु का बात करें तो एक्स का वैल्यू -1 आ रहा है और वाई का वैल्यू 0 आ रहा है। यानी अगर वाई का वैल्यू 0 उसी जगह पे आ रहा है, एक इस बिंदु पर आ रहा है, ए बिंदु पर, और साथ ही साथ किस बिंदु पर आ रहा है ना, सी बिंदु पर आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस जगह पे 0 आ रहा है तो यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा का भी बात करते हैं, ए बिंदु का ही बात करते हैं, हम आगे नहीं बढ़े। तो थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, रेडियन। अब फिर ए से लेकर हम लोग सी तक आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पाई रेडियन। ठीक, सी से लेकर ए से शुरू होते हुए फिर सी तक आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2π रेडियन। फिर ए से फिर आगे बढ़ते हुए कहाँ तक आते हैं, ए से एक चक्कर लगाने के बाद फिर सी तक जाते हैं, यानी 3π रेडियन। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बार लिख लेते हैं, 3π से फिर मतलब 2 चक्कर लगा लेंगे तो कितना बन जाएगा, 4π रेडियन। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साथ ही साथ अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो ए से होते हुए अगर सी तक जाएंगे तो मेरा कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, -π रेडियन का एंगल बन जाएगा। ठीक, और फिर ए से होते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर ए तक आते हैं तो कितना एंगल बन जाएगा, -2π रेडियन। फिर उस तरह से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3π रेडियन, -5π रेडियन। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, -4, इसके बाद -5 होगा। तो देखिए जहाँ जहाँ ये 0π 2π 3π 4π या फिर -π 2π -3π -4π ये जहाँ जहाँ एंगल बन रहा है उस जगह पे y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। y का कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कौन 0 है ना, साइन थीटा 0 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा 0 तब होगा अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा, या +-π होगा, +-2π होगा, +-3π होगा, +-4π होगा। इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, जहाँ क्या है n बिलोंग्स टू z। ठीक, n बिलोंग्स टू क्या है, z, यानी z आप लोग जानते हैं ये इंटीजर का बात कर रहा है, इंटीजर। और इंटीजर आप लोग जानते हैं 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिला। ये रिजल्ट आप लोगों के लिए बहुत ही क्या है, काम आने वाला है। साइन थीटा अगर 0 होगा कब, थीटा का वैल्यू अगर क्या हो, nπ हो। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू
जीरो किस जगह पे हो रहा है। ठीक है, कॉस का वैल्यू जीरो यानी एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो देखिए बी पे आ रहा है और किस जगह पे आ रहा है, डी पे आ रहा है। हम लोग बी पे जीरो आ रहा है यानी थीटा कितना है, थीटा का वैल्यू ए से लेकर बी तक जाते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 5/2। ठीक है, और ए से लेकर फिर डी तक आते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 3π/2। ठीक है, फिर एक चक्कर लगाते हैं 3π/2 से फिर बी तक आते हैं, यानी ए से होते हुए एक चक्कर लगाने के बाद ए तक आते हैं फिर बी तक जाते हैं, यानी कितना हो जाएगा 5π/2। ठीक, इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा। अगर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अब ए से होते हुए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं, यानी पहले डी तक आते हैं तो थीटा कितना बन जाएगा -π/2। फिर आगे बढ़ते हैं ए से होते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी तक जाते हैं तो कितना बन जाएगा एंगल -3π/2। फिर ए से होते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक चक्कर लगाने के बाद ए पर पहुंचते हैं, फिर हम लोग कहाँ आते हैं, डी तक आते हैं तो एंगल कितना बन जाएगा -π/2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा एंगल में कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिला, देखिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो जब क्या है कि थीटा जो है यानी अगर π/2 जो है वो ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, जैसे π/2 है यहाँ पर कितने के साथ मल्टीप्लाई है, 3 के साथ। यहाँ π/2 है कितने के साथ मल्टीप्लाई है ना, 1/1 के साथ। यहाँ π/2 है तो कितना के साथ मल्टीप्लाई है ना, 5 के साथ। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि π/2 जब कोई विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इस इम्प्लाइज थीटा इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसको हम लोग को थोड़ा सजा के लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 वेयर क्या है, n बिलोंग्स टू z। देखिए n का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा π/2 देखिए आ जा रहा है। n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 3π/2। यानी ये सारा एंगल आ जाएगा अगर n का वैल्यू 0 +-1 +-2 इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये भी एक रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया उस कॉन्सेप्ट को अच्छा से आप लोग क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। फिर हम लोग इसके आगे और जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।